रोटेशनल मोशन। अब इसमें पहला जो टॉपिक है हमारा सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, सेंटर ऑफ मास की अगर बात करें तो किसी भी सिस्टम का या किसी भी बॉडी का ऐसा मास जो बॉडी पे किसी न किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो, तो उस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। फिर से समझिए, सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है। किसी भी बॉडी या सिस्टम का, बॉडी कहें या सिस्टम का, एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर बॉडी का पूरा ना पूरा मास कॉन्सेंट्रेट रहता है। उस मास को, कॉन्सेंट्रेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। सेंटर ऑफ मास की अगर बात करें तो ये सेंटर ऑफ मास बेसिकली डिपेंड करता है बॉडी के शेप पे या साइज पे। तो सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है साइज पे, शेप पे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे, यानी कि बॉडी पे किस तरीके से उसका मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। पॉइंट फॉर्म में मास है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल है या कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस केस में हम लोग देखते हैं। तो सेंटर ऑफ मास अगर हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल की, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल की अगर हम बात करें, इसका मतलब क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। देखिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास m मास, m2 मास, m3 मास, सपोज करो 3 सिस्टम ऑफ पार्टिकल दिए गए हैं जिसका मास हमारे पास क्या है, m1, m2, m3 है। अब इसमें हमको निकालना होता है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन पॉइंट्स की, इन मास की अगर हम बात करें तो ओरिजिन से इनका क्या लेते हैं, एक पोजीशन वेक्टर लेते हैं। मान लो यहाँ से इसका मान लिया r1 पोजीशन वेक्टर है, इसका मान लिया हमने r2 पोजीशन वेक्टर है और इस मास का हमने मान लिया r3 पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है मास इनटू पोजीशन वेक्टर। तो m1 इनटू इसकी पोजीशन कहाँ से लेंगे, ओरिजिन से। तो ये क्या हो जाएगा, r1 प्लस के m2 r2 प्लस के m3 r3 अपॉन जो भी टोटल मास है उसको हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, m1 प्लस m2 प्लस m3। तो इस तरीके से हम जब भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मास निकालते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल होता है तो उसका सेंटर ऑफ मास हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे सपोज करो हमारे पास n पार्टिकल्स होते हैं, n मास का अगर पार्टिकल है, मान लो n पार्टिकल है, इसमें मान लेते हैं हमारा m मास होंगे। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए तो आप लिख सकते हो पोजीशन वेक्टर, मान लो थे m1 r1 वेक्टर प्लस के m2 r2 वेक्टर प्लस के m3 r3 वेक्टर, डैश 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 कहाँ तक जाएंगे, n तक। तो mn rn अपॉन टोटल मास सिस्टम का m1 प्लस m2 डैश 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 mn। तो ये हमारा क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने का, जब हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दिए हों, यानी कि अलग अलग पार्टिकल्स का मास दिया गया हो और उस केस में आपको सेंटर ऑफ मास निकालना हो। जैसे सपोज करो हम 2 पार्टिकल सिस्टम का हम देखते हैं सेंटर ऑफ मास निकालने, मान लेते हैं हमारे पास 2 पार्टिकल सिस्टम दिया गया है। तो सपोज करो इसमें मास हमारा m1 ये है और m2 यहाँ पे सेपरेट है।
यहाँ से M1 से M2 की डिस्टेंस मान लेते हैं हमारे पास 2 मीटर है, M1 से M2 सेंटर ऑफ मास से। तो कहीं ना कहीं हमेशा याद रखना, जब भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं तो हमको कोई ना कोई एक कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमको किसी न किसी एक मास पे आपको ओरिजिन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और ओरिजिन से ही हम क्या करते हैं, उसकी कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। मान लो हमने अगर m1 मास दिया गया है, m1 मास पे अगर हम m1 के रेस्पेक्ट में हम निकालते हैं अगर सेंटर ऑफ मास, तो हम उस जिसके रेस्पेक्ट में हम मास सेंटर ऑफ मास निकालते हैं उसके रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0,0, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये है 2 मीटर, यानी कि कितनी डिस्टेंस है x, तो यहाँ पे 2,0, इसके कोऑर्डिनेट्स 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से आप क्या करोगे, अगर सेंटर मास की पोजीशन देखोगे तो पोजीशन क्या हो जाएगी, आप देखिए ये पार्टिकल हमारा x एक्सिस में ही, तो हम लिख सकते हैं x एक्सिस में सेंटर मास क्या निकलेगा m1, इसका मास क्या है m1, डिस्टेंस कितनी है, यानी कि इसका x1 क्या है x1, y1, ऐसे ही x2, y2। यहाँ से x1 की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपली डिस्टेंस आप देख सकते हो m1 का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2, 2 सिस्टम है तो x2 तक होगा, ऐसे ही m1 प्लस m2 ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मास, सपोज करो हम मास मान लेते हैं, यहाँ पे 2 kg का मास यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, और 2 kg का मास दिया गया है। तो अगर हम इसका निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मास 2 इंटू x1 क्या है यानी कि 0 प्लस के m2 कितना दिया गया है 2 kg इंटू x2 कितना है 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, अपॉन मास m1 m2 कितना हो जाएगा 2 + 2 4, तो ये हो जाएगा 2 + 2 4, सिंपली हो जाएगा 4/4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 मीटर आ जाएगा, यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास हमारा कहाँ से होगा, हम m1 के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, यानी कि m1 से कितनी दूरी पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, यानी कि 1 मीटर की डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ निकलेगा, 1 मीटर पे निकलेगा। यानी कि आपको ये बात याद रखनी है, जब भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दिया हो हमेशा आप किसी न किसी एक मास को ओरिजिन सेलेक्ट करेंगे। अब वो आपकी चॉइस है, किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर एक को हम ओरिजिन सेलेक्ट कर लेते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का क्या होता है, हम कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर लेंगे, और जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वही हमारे m1 वही हमारे x1 x2 ये पोजीशन को बताएंगे कि किस पोजीशन पे रखा है। ठीक है, जैसे सपोज करो हमारे पास एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास सपोज करो एक और मास दिया गया, जैसे 5 kg का मास ये है, एक पार्टिकल रखा है, और 10 kg का मास यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, इसके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं 4 मीटर है। तो अगर हम मान लेते हैं 5 kg के रेस्पेक्ट में अगर निकालेंगे कि सेंटर ऑफ मास क्या होगी, यानी कि 5 kg के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, 5 kg से हम इसकी डिस्टेंस देखेंगे, पोजीशन देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को ओरिजिन सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा 4,0 ये हो जाएगा। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0,4। तो यहाँ से सिंपली क्या निकलेगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास x एक्सिस में होगा, क्योंकि पार्टिकल हमारे x एक्सिस में रखे हैं, 1D डायमेंशन के हैं। तो यहाँ पे क्या होगा m1 x1 प्लस के m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, m1 की कितनी दी गई 5 इंटू ये हो जाएगा 0 प्लस के m2 कितना दिया गया 10 इंटू 4 अपॉन 15 हो जाएगा। ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40/15। तो ये इसके सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। अब एक बात याद रखना, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा कहीं ना कहीं हमारा किस साइड शिफ्ट हो जाएगा, जब भी हमारा मास यूनिफॉर्म होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा मिडिल में आएगा,
और जिसका मास ज़्यादा होगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल में, तो सेंटर ऑफ मास हमारा उसी पॉइंट जिससे जिधर होगा उधर ही हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ मास खिसक जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जब पहले कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू देखिए कितनी आएगी, तो लगभग 2 पॉइंट के समथिंग आएगी, 2 पॉइंट से ज़्यादा आएगी। तो कह सकते हो अब इसका मास जो होगा कहीं ना कहीं इस साइड से देखोगे, इस सेंटर से देखोगे, जिस पोजीशन से आपने कैलकुलेट किया है, तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं 2 सेंटीमीटर से कहीं ना कहीं आगे ही पॉइंट पे होगा कि नहीं, मोर देन 2 सेंटीमीटर पे। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा याद रखना, जब भी हमारा यूनिफॉर्म मास अगर दिया जाता है तो उस केस में जो सेंटर ऑफ मास होगा हमारा वो मिडिल में आ जाएगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल के कारण। अगर मास हमारा नॉन यूनिफॉर्म है, अगर जिसका मास ज़्यादा है तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा हमारा उधर ही शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटर ऑफ मास हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये शेप हो सकता है आपका ट्रायंगुलर फॉर्म में दिया हो, जैसे अगर एक मास सपोज करो यहाँ पे दिया हो, एक मास यहाँ पे दिया हो और एक मास यहाँ पे दिया हो, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल पे अगर शिफ्ट हो, इस तरीके से रखा हो, मान लो इसकी ए डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस ये है, तो आपको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना हो तो सिंपली क्या करोगे, किसी एक मास को आप क्या करो, ओरिजिन सेलेक्ट कर लो। तो मान लो हमने इस पॉइंट को ओरिजिन सेलेक्ट कर लिया, तो ये कोमा जीरो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की अगर डिस्टेंस ए है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए कोमा जीरो। बताइए यही होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो यहाँ पे x की बात करें तो यहाँ से देखो, ये हमने अगर देखा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये डिस्टेंस हमारी कितना ही हो जाएगी, a/2। तो x डिस्टेंस, इसका कोऑर्डिनेट्स a/2 हो जाएगा x। बताइए, और दूसरा कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट्स अगर निकालोगे यानी कि x ये हो जाएगा, y क्या निकलेगा, तो y जब आप निकालोगे तो कहीं ना कहीं y क्या होगा, y तो ये होगा ये वाला। तो पार्टिकल जब निकालते हो तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, ये एंगल थीटा बना रहा है सपोज करो, ये 60 थीटा होगा, ये एंगल 60 होगा कि नहीं होगा। बताइए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल में कितना होता है, 60। तो जब आप देखोगे ये ए है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा, a sin 60, a sin 60 यानी कि a√3/2 ये हो जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट्स क्या बनेगा, y कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा a√3/2। बस अब यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो। सपोज करो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो x एक्सिस में भी है और y एक्सिस में भी है, तो यहाँ पे अलग अलग एक्सिस के लिए हम निकाल सकते हैं। जैसे x एक्सिस में निकालोगे सेंटर ऑफ मास तो क्या हो जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। इसी तरीके से क्या करेंगे हम, x का हो गया, y का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, यानी कि y पोजीशन से देखते हैं तब इसका क्या होगा। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, यही हो जाएगा। अब यहाँ से सारे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारी सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा। तो यहाँ से जो सेंटर ऑफ मास की एक्सिस निकलेगी वो कहीं ना कहीं x, y कोऑर्डिनेट निकलेंगे। अब यहाँ से हम इसको पुट कर देते हैं तो x, y, तो कहीं ना कहीं हमारा सेंटर मास यहाँ पे निकलेगा जाके जब आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर मास कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे होगा। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल की अगर बात करें तो हमको यही सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना होता है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। बताइए, तो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात हो गई है। अब इसमें आगे हम लोग और चीज़ें पढ़ेंगे। अभी ये जो मास है वो हमारा पार्टिकल के फॉर्म में है, यानी कि डिस्टिंक्ट फॉर्म में है। अब ये हम लोग देखेंगे जब यूनिफॉर्म मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब उस केस में हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, इसके क्वेश्चन को कैसे हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो आपके सिलेबस में 11th में आपके सिलेबस में यूनिफॉर्म रॉड के लिए दिया गया है, तो यूनिफॉर्म रॉड देखेंगे। और एक पॉइंट और हम देख लेंगे, जब ट्रायंगुलर लेमिना दिया जाता है तो उस केस में भी हम लोग देखेंगे। चलो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को।